देखो पिछले क्लास में भी वोकैब पढ़ाए थे, याद है? और फिर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में जो बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ब पेयर का हम लोग बताए थे, जैसे अफेक्ट इफेक्ट में क्या अंतर है, मोरल इमोरल में क्या अंतर है, बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर आपका लेक्चर अगर छूट गया है तो कुछ नहीं करो, लास्ट का क्लास जब हुआ था वहाँ पे जाके लेक्चर देख लीजिए, यूट्यूब पे है, जाके लेक्चर देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बहाने मत करना, ज़िंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि कैसे कैसे कवर करेंगे। बहाने मारो तो हर दिन बहाने में, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? नहीं तो देखोगे दिन ब दिन वही होता है, एक काम करते करते इंसान थक जाता है, इसीलिए सक्सेस नहीं मिलता। जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया है ऑटोमेटिक सब कुछ क्या करो लोग, जब एंड ना हो तब तक, जब तक उसमें कामयाबी ना मिले तब तक रुकना मत, समझ पा रहे? भले ही 3 नहीं 4 महीना 6 महीना 1 साल तक चला जाए, क्योंकि सबकी लर्निंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है, समझ पा रहे? कुछ लोग को बहुत जल्दी याद आ जाता है, कुछ लोग रिवीजन करते हैं तो भी भूल जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। मालूम चला पढ़े हो, बात दूसरे से करो, बात अलग है, लेकिन माइंड में आपके अगर ये सब चल रहा है तो आप कामयाब हो जाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उनको लगेगा कि मेरे से बात कर रहा है, लेकिन माइंड में आपके क्या चल रहा है, ये सब होना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज भी कन्फ्यूजिंग वर्ब पेयर का एक वर्ड है जिसका नाम है एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एक्नॉलेज इसका सिनोनिम्स होता है। एक्नॉलेज का मतलब भी स्वीकार करना होता है, लेकिन गलत चीज़ों को। एक होता है एक्सेप्ट, सही हो या गलत उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्वीकार करने का मतलब है तो उसको क्या कहोगे, एक्सेप्ट किया। जैसे मालूम चला आपने किसी को अपना प्रपोजल दिया, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव का मतलब समझते हो, अपने दिल की फीलिंग्स को बताया है, एहसास को बताया है, उसी को कहते हैं प्रपोज किया। तो समझ पा रहे हो? जब आप प्रपोज करते हैं तो वो क्या करता है या करती है, तो एक्सेप्ट कबूल करना, उसको कहते हैं एक्सेप्ट। एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में फ़र्क है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। के अलावा मतलब मालूम चला आपके पास ये मार्कर है, मेरे पास, इसके अलावा भी एक और मार्कर है, तो इसको क्या कहेंगे, आई हैव अ मार्कर एक्सेप्ट दिस मार्कर। मतलब इस मार्कर के अलावा भी एक और मार्कर है। समझ पा रहे कि ना पा रहे? क्लियर है? एक्सेप्ट का मतलब समझोगे, नहीं तो ये समझोगे, इसका मतलब अब थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना। देखो एक्सेप्ट का मतलब समझोगे, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़कर, मालूम चला ये मार्कर तो मेरे पास है, इसके अलावा मतलब इसको छोड़कर मेरे पास मार्कर नहीं, तब उसको कहें। मालूम चला मेरे पास मोबाइल को छोड़कर, मतलब ऐसे कहोगे एक्सेप्ट। चलो एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब वो समझोगे, मतलब इसको छोड़कर मतलब कोई चीज़ आपके पास है, मान लो इसके छोड़कर मेरे पास कुछ भी नहीं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? मालूम चला मेरे पास मार्कर है, एग्जांपल के तौर पर मेरे पास मार्कर है, ठीक है ना? तो मार्कर का मतलब क्या, मेरे पास मार्कर के अलावा कुछ भी नहीं। समझ पाए? तो क्या कहोगे, आई हैव अ मार्कर। आई हैव अ मार्कर, इसका मतलब मेरे पास मार्कर है। एक्सेप्ट नथिंग, एक्सेप्ट मैंने इसको छोड़कर कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे पास क्या है, मार्कर है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बेसाइड्स। प्रिपरेशन में पढ़ोगे, ठीक है ना? एक और वर्ड पढ़ोगे जिसका नाम है बेसाइड। दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, समझ पा रहे? और इसका मतलब होता है के अलावा। अब देखो यहाँ पे भी के अलावा ही लिख दिया मैंने, और मतलब क्या होगा, बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे मालूम चला आपके पास एक मोबाइल है, इसके अलावा भी और एक पास आपके पास मोबाइल है, तो उसको क्या कहोगे, आई हैव दिस मोबाइल बिसाइड्स आई हैव दिस मोबाइल बिसाइड दिस मोबाइल, मतलब इसके अलावा भी एक और मोबाइल है। समझ पा रहे? इस केस में आप क्या लगाओगे, बिसाइड्स लगाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, कुछ भी ऐसा चीज़ ले लो जिसके आपके पास है, उसके अलावा भी कुछ और हो, तब क्या लगाओगे, बिसाइड्स। और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बेसाइड का मतलब होता है के बगल में, बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। बात समझ पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? मालूम चला उसके पास पैसे को छोड़कर सब कुछ है। समझ पा रहे? ही हैज़ एवरीथिंग, मतलब उसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट मनी। ऐसा केस लेंगे। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, स्वीकार करना किसी चीज़ को। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, मैंने के अलावा लिखा है, यहाँ पे को छोड़कर लिख लेना। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। मालूम चला तुम्हारे पास, मालूम चला मेरे पास पैसे को छोड़कर सब कुछ है, तो क्या कहोगे, आई हैव एवरीथिंग, मतलब मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट मोबाइल, मतलब मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है। आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट मनी, मेरे पास सब कुछ है पैसे को छोड़कर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे मालूम चला मेरे पास सब कुछ है तुम्हें छोड़कर, तो क्या लगाओगे, आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट यू। समझ पा रहे ना? अब मैं आपको एक सेंटेंस ले लेता हूँ।
आपके पास मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है, तो क्या कहोगे? आपके पास मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है, तो क्या लगाओगे? यू हैव एवरीथिंग। यू हैव एवरीथिंग मतलब आपके पास सब कुछ है एक्सेप्ट मोबाइल, मतलब मोबाइल को छोड़कर, मोबाइल है ही नहीं, इसका मतलब एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि उसको हटा दो ना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? फिर से, आपके पास लैपटॉप के छोड़कर सब कुछ है, तब क्या लगाओगे बताओ? यहाँ पे को छोड़कर ही लिख लेना बेहतर होगा, को छोड़कर। बोलो, आपके पास मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है, तो क्या लगाओगे? आपके पास मोबाइल को छोड़कर सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट मोबाइल। आपके पास लैपटॉप को छोड़कर सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट लैपटॉप। समझ पा रहे? मेरे पास पानी को छोड़कर, मतलब पानी को छोड़कर या पानी के अलावा सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर। इसका मतलब पानी पे कोई, मतलब खाने पे कोई बैठा है तो क्या कहेगा? ही हैज़ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट वाटर, मतलब उसके पास पानी नहीं है, पानी को छोड़कर सब कुछ है उसके पास। समझ पा रहे? मालूम चला तुम खाने के लिए बैठे हो और तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पानी नहीं है वहाँ, तो क्या कहोगे? आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर। इसका मतलब क्या समझेगा? उसके पास सब कुछ तो है लेकिन पानी नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पे एक्सेप्ट लग गया, एक्सेप्ट और उसके बाद नॉन चला गया, समझना वो चीज़ नहीं है उसके पास। समझ पा रहे? क्यों छोड़कर होता? क्लियर है? मैं बोलूँ उसके पास पैसों को छोड़कर सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट मनी। समझ पा रहे कि नहीं? अब मैं उल्टा लेता हूँ, देखो एक्सेप्ट तो समझ में आ गया, एक्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब देखो इसी से रिलेट वर्ड आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बातें समझ पा रहे? इसको कहते हैं, देखो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ देना, और बिसाइड्स जब लगाओगे तो इंक्लूडिंग कर देना। इंक्लूडिंग समझ में आता है? इंक्लूडिंग मतलब होता है के अलावा और भी है। जैसे मालूम चला मेरे उसके पास मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है, तो क्या कहोगे? ही हैज़ अ मोबाइल बिसाइड्स लैपटॉप, मतलब लैपटॉप के अलावा मोबाइल भी है, ऐसा भी कह सकते हो। फिर से कह दो, मैं सेंटेंस शायद ये कर रहा हूँ, फिर से बताओ। मैं हिंदी बोलूँगा, उसी को रिलेट करके अंग्रेज़ी बोलना, ठीक है? या मैं अंग्रेज़ी बोल देता हूँ, उसके बाद आप उसका हिंदी निकाल लेना, ठीक है ना? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। के अलावा मतलब जिस चीज़ पे लग जाए उसके अलावा भी और कुछ है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव मनी बिसाइड्स लैपटॉप, इसका मतलब है लैपटॉप, हाँ पैसा के साथ साथ, यानी पैसा के अलावा लैपटॉप भी है। बिसाइड्स का मतलब ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बिसाइड्स का मतलब होता है उसको जोड़ देना है, और एक्सेप्ट लग गया तो उसको हटा देना। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बातें समझ पा रहे कि ना? के बगल में मालूम चला आपके बगल में दोस्त बैठे हैं, आपके बगल में पापा बैठे हैं, तो क्या कहोगे? माई फादर इज सिटिंग बिसाइड मी। इसका मतलब होगा मेरे पापा बैठे हुए हैं मेरे बगल में। बिसाइड उसी जगह पे यूज है। देखो थोड़ा सा फ़र्क है एस का और एस का हटना यहाँ पे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? तो इससे रिलेट हो गया बहुत सारा वर्ड। देखो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? कबूल कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर, जहाँ पे एक्सेप्ट लग जाएगा मतलब उसको हटा देना, एक्सक्लूड कर देना। और दूसरा क्या है? देखो लिविंग अपार्ट लिखा हुआ, एक्सक्लूड उसी को कहते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूड कर लेना, मतलब वो भी है और प्लस जिसके बारे में बात करो वो भी है। मैं कहूँ बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है, जब नहीं है तो आप इसमें शायद मैंने लिखा, आप ध्यान से जोड़ देना। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। माई फादर इज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब मेरे पापा बैठे हुए हैं मेरे बगल में। समझ पा रहे? मुझे उम्मीद है तीनों चारों वर्ड में कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, पक्का? चलिए अब आते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीदें करना। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होगा? उम्मीदें करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, टू होप, आशाएं करना। एक होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब आशंका करना। आशंका मतलब किसी पे डाउट करना, संदेह करना, उसको कहते हैं एप्रीहेंड। मतलब होता है ना किसी पे शक जाना, डाउट जाना, उसको कहते हैं एप्रीहेंड। और एप्रीहेंड का मतलब समझो सस्पेक्ट। और सस्पेक्ट और एक्सपेक्ट में फ़र्क है। मतलब चलो आई एम एक्सपेक्टिंग यू, इसका मतलब मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए आशाएं कर रहा हूँ। समझ पा रहे? वेटिंग फॉर कैसे लगा? तो आई एम वेटिंग फॉर यू। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे मैं बोलूँ मैं आशा कर रहा हूँ किसका भाई? रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्या कहोगे? आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द रिज़ल्ट, मतलब किसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, किसके लिए उम्मीदें कर रहा हूँ? रिज़ल्ट के लिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीदें करना। सस्पेक्ट का मतलब होता है आशंका करना, एप्रीहेंड करना। एक होता है एडॉप्ट। मुझे उम्मीद है कि एक्सपेक्ट समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्ट मतलब क्या होगा? उम्मीद करना, होप करना, आशाएं करना। एक होता है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या समझोगे?
शक करना, डाउट करना, क्लियर है, एप्रीहेंड जिसको कहते हैं। एक होता है एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, किसी को अपना लेना। मालूम चला कई ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके औलादें नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को अपना लेते हैं एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में। बच्चे जन्म नहीं लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का बच्चा अपने गोद ले लेते हैं और वो होता है उनका एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा, इसी को कहते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब होता है अपना लेना। कई लोगों को तुम लोग अपनाते हो कि नहीं आता, उसी को कहते हैं एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट मतलब समझ में आ गया, गोद लेना, अपना लेना किसी को, उसी को कहते हैं टू टेक अनदर और एक्सेप्ट अ पर्सन्स चाइल्ड लीगली। इलीगल नहीं होता है वो, मतलब लीगली होता है। और देखो टू टेक या टू एक्सेप्ट अनदर पर्सन्स, अनदर मतलब किसी का भी बच्चे को लीगली अपना लेने को क्या कहोगे, सुनो क्या कहोगे, एडॉप्ट कहोगे। एडॉप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक होता है अडेप्ट, देखो थोड़ा सा फर्क है, कई जगह पे देखोगे थोड़ा सा में अंतर आएगा। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण, निपुण का मतलब सीधे सीधा प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होगा सीधा सीधा बेहतर, जिस चीज़ में आपको क्या मिलता है, मतलब समृद्धि मिलती है, ताकत मिलता है, उसमें एक्सपीरियंस अनुभव होता है ना, आप करने में किसी चीज़ को परफेक्ट होते हैं, उसमें काम आपने किया उसमें गलती कम हो, मालूम चला 10 साल 5 साल से कम कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोफिशिएंट मिलेगा। प्रोफेशन मतलब समझ रहे हो, उसमें मतलब गलती करने का होता है ना, मिस्टेक करने का चांस कम मिलेगा। जिसको काम करते करते आप में क्या आ जाए, एक्सपीरियंस अनुभव आए, जिसको काम का हो जाएगा, एडेप्ट कहोगे, प्रोफिशिएंट कहोगे। और एडेप्ट होता है ढाल लेना। जैसे मालूम चला आप कहीं गए, आपको पहले से एसी में रहने की आदत थी और कहीं गए घूमने निकले, वहाँ एसी नहीं मिला, रात भर गर्मी है और उसी में आपने जिस्म को ढाल लिया, मतलब बॉडी को ढाले और गर्मी में ही तपस्या किए, रातों भर रहे और सोए और उसी की तरह मतलब टाइम काट लिए, तो उसको कहेंगे वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, अडेप्ट कहलाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जैसे गांधी जी किए थे कि नहीं कहेंगे। वहाँ देखो आप जब इतिहास पढ़ोगे और कहाँ की कहानी भाई, साउथ अफ्रीका की, तो उन्होंने सिचुएशन को ढाला, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना, उसको क्या कहोगे, अडेप्ट कहोगे। देखो थोड़ा सा अंतर है, अडॉप्ट मतलब अपना लेना, एक होता है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है निपुण, जिस काम में प्रोफिशिएंट हो, गलती कम हो, एकदम अपने आप को अनुभवी फील करो, एडेप्ट कहोगे। समझ, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब समझे गलती कम हो, जिसमें आपके अंदर मतलब क्या हो, ताकत हो किसी चीज़ को करना है, उसमें एरर कम आए। एडेप्ट का मतलब क्या समझोगे, ढालना, अपने मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को उस तरीके से ढालना। मालूम चला कहीं गए और मालूम चला वहाँ लग रहा है कि राशन कार्ड बन रहा है या कुछ ऐसा बन रहा है और देखने में लगे ही एकदम गरीब है, देखते ही लग जाए राशन कार्ड बनने के लायक है, दम देखने में लगे, तो समझ जाओगे वो अपने आप को क्या किया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाला, गरीबी को दिखा दिया। मालूम चला कहीं है एकदम अमीरी दिखाना, टाई बेल्ट और सूट बूट के साथ किया, तो एडेप्ट फिर किया कि अमीरी दिखाना है तो वहाँ पे अमीरी भी दिखा रहा है। बातें साथ में उस सिचुएशन को कहते हैं अडेप्ट करना। अडेप्ट का मतलब क्या समझोगे, ढाल देना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को वैसा बना लेना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, जैसा काम वैसा अपने अकॉर्डिंग काम होता है ना, जैसा होता है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना ही अडेप्ट कहलाता है। अडेप्ट का मतलब क्या समझोगे, ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंगली, समय के परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने को क्या कहोगे, अडेप्ट। देखो एक होता है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना, रेफर टू। मालूम चला किसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हो और उसको पूरा एलेबरेट कर रहे हो, मालूम चला एक एग्जाम्पल से ना दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हो, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हो, चौथा दे रहे हो, उसको कहेंगे सीधा सीधे एल्यूड करना। समझ पा रहे। मालूम चला एक पर्सन किसी चीज़ को बता रहा तो कहोगे कि कुछ नहीं, आई एम एल्यूडिंग इट। इसका मतलब क्या समझेगा, उसको उल्लेख कर रहा है, हर चीज़ इसके अंदर जो जो है वो बताने लगा, तो समझोगे एल्यूड करने लगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जिसको एलेबरेट कहते हैं ना, एलेबरेट कीजिए, पूरा व्याख्या कीजिए, उल्लेख कीजिए, बताइए विस्तार से, उसको कहते हैं एल्यूड। समझ पा रहे। एक होता है एल्यूड। एल्यूड और एल्यूड में फ़र्क है, आ से पढ़ोगे एल्यूड, ए से पढ़ोगे एल्यूड पढ़ेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एल्यूड में होता है बचना, टू हो ना, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, सेफ कर लेना कहीं से, बच निकलना, भाग जाना, उसको कहते हैं एल्यूड कहना। मालूम चला आप कहीं पकड़ा गए थे और देखे कि कोई थोड़ा दूर गया और इधर भाग गए, तो क्या कहोगे, अपने आप के एल्यूड वहाँ पे किए। मालूम चला तुमको पुलिस पकड़ी थी, बाइक लेके जा रहे थे भाई, हुआ है कि नहीं, और दूसरे बाइक वाले को पकड़ा, तुम्हें छोड़ दिया कि बस यहीं पे रहिएगा, हम आते हैं, विश्वास तो है ये है आपके ऊपर, नहीं जाइएगा, और उतना थोड़ा देर में उधर पकड़ा, इधर बाइक वाले को, उधर से चाबी था लेके दौड़ के चल दी, तो ऐसे केस में क्या कहोगे, एल्यूड कर रहे अपने आप को। एल्यूड समझ रहे हो ना,
कहीं परिस्थिति से बचकर निकल रहे हो, एस्केप कर रहे हो, भाग जा रहे हो, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसको क्या कहोगे? एल्यूड कहेंगे। क्लियर है? पक्का? अब देखोगे एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेटिव, दोनों में फ़र्क है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। मालूम चला मैं कहूँ अल्टरनेट क्लास रहेगा, और अल्टरनेट का मतलब चलो होगा हफ्ते में मालूम चला 7 डेज़ है, हम कहें कि अल्टरनेट क्लास होगा, अगर मंडे के दिन क्लास हुआ है तो ट्यूसडे नहीं होगा, जैसे ट्यूसडे नहीं हुआ तो फिर वेंसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा। हम कहेंगे अल्टरनेट क्लास चल रहा, अल्टरनेट क्लास। तो अल्टरनेट मतलब मंगल सोमवार को हुआ तो मंगल के दिन नहीं होगा, फिर बुध के दिन होगा, फिर थर्सडे के दिन नहीं होगा, फिर क्या होगा? फ्राइडे, फिर सैटरडे नहीं, संडे। इस तरह से अल्टरनेट। समझ में आया? अरे वैसे क्लास नहीं, हम क्या कर रहे हैं अल्टरनेट का मतलब बता रहे थे, क्या वैसे ही क्लास चलाइए। अल्टरनेट मतलब समझ में आया? कई जगह पे अल्टरनेट क्लास चलता है। मालूम चला फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, या हो सकता है इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर अलग अलग हैं, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कंबाइन कर लिया। एक दिन क्लास आप लीजिए, दूसरे दिन हम लेंगे, तीसरे दिन आप लीजिएगा तो चौथे दिन हम लेंगे। इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट चीज़। अल्टरनेट समझ में आया? एक छोड़कर एक सिस्टम। क्लियर है? अल्टरनेट क्लास कहीं का समझ आया कि अल्टरनेट क्लास है तो समझ जाना, एक छोड़कर दूसरे दिन हुआ तो तीसरे दिन छोड़कर चौथे दिन, एक दिन छोड़कर कहते हैं अल्टरनेट क्लास। अल्टरनेटिव होता है विकल्प, ऑप्शन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? मालूम चला है एक रास्ते से आप गए और वो रास्ता क्या है? ब्लॉक है, तो क्या होगा? कोई अल्टरनेटिव बताइए। अल्टरनेटिव मतलब समझ, कोई विकल्प बताओ, कोई मतलब इसका ऑप्शन बताइए, दूसरा रास्ता बताइए, उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव। अल्टरनेट बताओ, अल्टरनेट अल्टरनेटिव में फ़र्क है कि नहीं है? अल्टरनेटिव मतलब क्या समझोगे? विकल्प, अवेलेबल इंस्टेड या सब्स्टिट्यूट। समझे? किसी के बदले किसी चीज़ को लाना ही विकल्प, अवेलेबल उपलब्धि कराएगी, उपलब्ध कराना किसी चीज़ को अल्टरनेटिव कराएगा। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे ऑरल। देखो ये हो सकता है ये वर्ड कट रहा होगा, एक होता है ऑरल, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऑरल। देखो ऑरल का मतलब होता है कान से, ऑरल, ठीक है ना? ऑरल मतलब होता है कान संबंधित। क्या होगा? कान संबंधित। चलिए, कान संबंधित का मतलब समझे, जैसे मालूम चला आपको कोई सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, या सुनाई आपको सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, या हो सकता है आपको सुनाई कम देता हो, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ कुछ भी हो, वो बात अलग है। उस सिस्टम को क्या होगा? ऑरल। समझ पा रहे कि नहीं? एक होता है कान से संबंधित, एक होता है ओरल, जिसको आप क्या कहोगे? मौखिक तौर पे। मौखिक समझ में आता है? मालूम चला मैं कहूँ कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो ओरली पूछ देता हूँ। ओरली मतलब ज़बान से सीधे सीधा पूछा, जवाब भी आप दे दिए, उसको क्या कहेंगे? ओरली। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ओरल मतलब होता है कान से रिलेटेड, सुनाई देने वाला केस। समझ पा रहे कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा ओरल है। ओरल का मतलब क्या समझोगे? मौखिक है। ओरल मतलब क्या समझोगे? कान से संबंधित कोई मसला हो जाता है, ठीक है ना? चलिए देखो ओरल ऑरल में फ़र्क है। एक होता है, चलो इसी में है, ठीक है, एक होता है और एक्सेस। देखो हेलो, यहाँ पे ध्यान देना है, एक लास्ट है। एक्सेस का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ पहुँच, अप्रोच, पहुँच, ठीक है ना? एक्सेस या अप्रोच जिसको कहेगा, अप्रोच। अप्रोच का मतलब सीधा सीधा समझोगे पकड़। पकड़ मतलब समझ रहे? मालूम चला आप यहाँ बैठे हो और आपकी इतनी ताकत है कि पटना में बैठे बैठे हर काम करा लो, यहीं से बैठे बैठे। दिल्ली में यहाँ बैठे हो, काम दिल्ली में बैठे बैठे सबका करा दे रहे हो, इसको कहेंगे एक्सेस में होना। एक्सेस मतलब इतना पहुँच है मेरा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको ही कहते हैं अप्रोच होना, वहाँ तक पकड़ होना, इसको कहेंगे एक्सेस। जैसे देखोगे कई जगह बैंक में जाओ, अगर आपका मालूम चला पटना का अकाउंट है और यहीं जहानाबाद से काम फटाफट मैनेजर कर दे रहा, तो क्या कहोगे? उसको एक्सेस है। एक्सेस मतलब उसका पहुंच है, वहाँ तक अप्रोच है। समझ पा रहे? ताकत वहाँ तक दी गई है कि आप यहाँ तक कर सकते हो, उसको कहेंगे एक्सेस। मुझे उम्मीद है कि एक्सेस, हाँ बताएंगे, एक मिनट। मुझे उम्मीद है कि एक्सेस समझ में आ गया है, क्लियर है? एक और है एक्सेस। सुनो यहाँ पे ध्यान दो, एक वर्ड इससे से रिलेटेड है, छूटेगा कुछ नहीं। एक होता है एक्सेस। एक्सेस और एक्सेस में फ़र्क है। एक्सेस का मतलब होता है प्रचुरता, प्रचुरता का मतलब होता है भरपूर। मालूम चला आप नॉलेज से एकदम क्या है? भरपूर हैं, कोई कमी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सेस है, भरपूर है। मालूम चला आपको पानी लाने के लिए दिया गया 1 गैलन, आप एकदम पूरा फुल करके रहे, तो क्या कहोगे? एकदम एक्सेस है, लबालब जिसको कहते हो आप। समझ पा रहे? हिंदी मात्रा में क्या कहोगे? उसे वो कहते हो प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना? प्रचुरता में, प्रचुर मात्रा में जो भी है। हाँ हैं, अभी बताएंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं ना है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यहाँ बताओ मोर देन ड्यू मतलब जितना उससे ज़्यादा ही, समझोगे? क्लियर? हाँ, लबालब जिसको आप कह सकते हो। चलो ये हो गया है, ये सभी बातें मुझे उम्मीद है कि शायद कट रहा हो। तो अब आओ वापस कहाँ, ये तो हो चुका है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सबको हटा दो। बेसाइड्स में ये सब अंदर इंक्लूडिंग हो गया था। और बचा क्या है? ये हो गया ना, ये बचा है अवर्स। सुनिए लास्ट है, अवर्स का मतलब होता है नापसंद, जिसको आप हेट कहते हो, डिसलाइक कहते हो। समझ पा रहे कि नहीं? कभी कभी हो सकता है अवर्स हो जाए किसी से। अवर्स का मतलब समझे, किसी से नफरतें करना, सीधा सीधा डिसलाइक, नापसंद कर लेना, हेट कर लेना, नफरतें करना, हेट करना, इसको क्या कहोगे? सीधा सीधा अवर्स कहेंगे। कई जगह पे देखेगा अवर्स का आप साइनोनिम्स बताओ, तो मुझे उम्मीद है डिसलाइक या हेट पे टिक आउट कर लेना। क्लियर है? अगर यही कहेगा कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताओ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? लव की बात होगी, प्रेम की बात होगी, लाइक की बात हो जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एंटोनिम की बात करेगा अवर्स की। तब एक होता है एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। जैसे आप सोचे कि मैं 5 मिनट में घर पहुँचूँगा और 50 मिनट लग गए, उल्टा सोचने से एकदम उल्टा हो जाए, तो उसको कहते हैं एडवर्स। एडवर्स मतलब एकदम उल्टा स्थिति। समझ पा रहे? उसको कहते हैं एडवर्स। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, जो मतलब आप सोचे नहीं, उल्टा चल रहा। आपकी लाइफ में कई अनफेवरेबल थिंग्स चलती कि नहीं चलती, जो सोचा होता ही नहीं, उसको क्या कहोगे? एडवर्स। विपरीत परिस्थिति जिसको होता है एडवर्स सिचुएशन। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एडवर्स मतलब उल्टा चलेगा, विपरीत। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि एडवर्स सिचुएशन मतलब समझ में आ गया। विपरीत परिस्थिति, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब समझे, जो आपने सोचा वो ना होगा, उल्टा चल रहा। चलिए, मुझे उम्मीद है इतने बातें क्लियर है। और लास्ट क्लास के बाद इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, याद है आपको? है ना? इसको हटा दूँ? कोई डाउट है इसमें? कोई ऐसा है जिसमें आपको लगे कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया? पक्का? फिर से एक बार रिवीजन कर लो। एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। और एक्सेप्ट बिसाइड्स, बिसाइड में अंतर भी बता दिए थे, याद है? एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर, जो चीज़ के बारे में बात करें वो हटा देना, बाकी सब। अब एक्सपेक्ट मतलब हो तो उम्मीदें करना, सस्पेक्ट मतलब शक करना, एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, अपनाना, एडेप्ट मतलब होता है निपुण, प्रोफिशिएंट, अडेप्ट मतलब होता है ढालना, चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, एल्यूड। अच्छा, अल्यूड होता है, अल्यूड मतलब होता है एलेबोरेट करना, रेफर करना, मतलब किसी चीज़ ऐसा एग्जाम्पल ना समझना तो दूसरा लेना, तीसरा लेना। समझ पा रहे? उसको क्या कहो? अल्यूड। एल्यूड मतलब होता है बचना, एस्केप कर लेना, भाग जाना। तो रन अवे जिसको आप कहते हो, रन अवे, समझ पा रहे? भाग जाना। एस्केप उसे कहते हैं। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प, जिसको आप ऑप्शन अवेलेबल कहते हो। समझ पा रहे? इंस्टेड या सब्स्टिट्यूट करने के लिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अल्टरनेटिव होता है उसी को कहते हैं। ऑरल मतलब होता है कान से संबंधित, ऑफ ईयर जो मसला होता है कान का, कभी कभी होता है ना प्रॉब्लम, उसको कहते हैं। ओरल मतलब होता है मौखिक। एक होता है एक्सेस जिसको कहते हैं अप्रोच, पहुँच, वहाँ तक पकड़ जिसको कहते हो। एक होता है एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसको प्रचुरता में कहते हो, बहुत ज़्यादा अधिक, जिसको मतलब मोर देन ड्यू कहते हो, जितने ज़रूरत हो उसी से ज़्यादा आप उम्मीदें रख लेते हो कभी। अवर्स का मतलब होता है नापसंद, डिसलाइक, हेट जिसको कहते हो। और एक होता है एडवर्स। एडवर्स मतलब विपरीत या फिर का हुआ अनफेवरेबल। मुझे उम्मीद है कि उल्टा चलेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हेडिंग डालिएगा यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलो, कोई डाउट है? कहाँ? एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। हाँ, एक छोड़कर एक, ठीक। चलिए हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया? चलिए अब हेडिंग डालिए यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम के बारे में, ठीक है। देखो जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था
कि पास्ट में हुए एक्शन को प्रेजेंट तक बताना ही क्या कहोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद है, हर काम एक्शन तो पास्ट में हुआ, जैसे उसने खाना खा लिया, इसका मतलब खाना तो पास्ट में खाया, उसका रिलेशन किससे है, प्रेजेंट तक, उसको क्या कहोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे कहीं यूज़ भी करवाए थे, कोई दिक्कत तो नहीं था। चलिए अब देखोगे हम लोग अब इसी में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ फोर। क्या पढ़ोगे, यूज़ ऑफ फोर, ठीक है। यूज़ ऑफ क्या पढ़ोगे, फोर। देखिए यूज़ ऑफ फोर जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका अनलिमिटेड टाइम में यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होगा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, चलो ऐसे करके ले लेता हूँ, एक सेंटेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई वर्क फॉर 2 hours, आई वर्क फॉर 2 hours, 2 hours, आई वर्क फॉर 2 hours। और एक सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम वर्किंग फॉर 2 hours, आई एम वर्किंग फॉर 2 hours। फिर लिखता हूँ आई हैव बीन, आई हैव वर्कड लिख देता हूँ, आई हैव वर्कड फॉर 2 hours। चलिए ठीक है, एक और सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे लिख लो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, इसको आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, आवर्स नहीं पढ़ते, आवर्स ही पढ़ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। अब बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। अब चलो यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। सुनो, देखो दो मतलब होता है फोर का मतलब, अभी ये समझोगे कि फोर का मतलब होता है सबसे पहले पर्पज़ को दिखाने के लिए, किसको यूज़ करने के लिए, टू शो पर्पज़। पर्पज़ का मतलब क्या होगा, उद्देश्य को दिखाने के लिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्लियर है। अच्छा, उद्देश्य को दिखाओगे तो दो चीज़ है, या तो आपको उद्देश्य होगा इंडेफिनिट में कि मेरा कुछ पर्पज़ है फ्यूचर तक, तो हटेगा नहीं, पास्ट में भी कुछ पर्पज़ था, आज प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर तक यही मेरा पर्पज़ है, इस पर मैं ज़िंदा हूँ, कायम हूँ। जैसे आपके पढ़ने का कोई पर्पज़ है कि कामयाब इंसान बने, है ना, कुछ पढ़ने का पर्पज़। कोई भी ज़िंदगी में इंसान काम करता कुछ ना कुछ मकसद, जिसको आप कहते हो ना, मकसद का मतलब पर्पज़, है ना। पर्पज़ मतलब सीधा सीधा उद्देश्य समझना, उसी उद्देश्य के लिए काम करते हो कि मेरा ये मकसद है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। कोई भी काम दुनिया का आप कुछ ना कुछ मकसद लेके आते हो, उसी पे काम करते हो। याद है आपको, देखो यहाँ पे टू शो पर्पज़ के लिए, और जब भी पर्पज़ की बात होगी तो उसके लिए इसका मतलब होगा के लिए होगा। क्या होगा, के लिए। प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे पूरा टॉपिक को, समझ पा रहे। फोर का मतलब क्या समझोगे, के लिए। कब, जब ये पर्पज़ को दिखाएगा तब। याद देखो, दूसरा एक फोर का मीनिंग होगा से, और से का मीनिंग कब आएगा, ये प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होगा तब ये से का मीनिंग। और से का मतलब क्या, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसका मतलब उसमें परफेक्ट सेंस होगा प्लस कंटिन्यूस सेंस होगा, तब इस फोर का मतलब होगा से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब यहाँ पे वापस आइए, मैं लिखा हूँ फॉर 2 hours। यहाँ पे देखो, काम पे ध्यान दो, मैं लिखा हूँ आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। बताओ कंटिन्यूस है और ये परफेक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसका मीनिंग क्या आएगा, से आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब 2 घंटे से, यही मीनिंग निकलेगा ना, 2 घंटे से। इसका क्या होगा, काम कर रहा है प्लस कुछ किया भी है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस, है कि नहीं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या होगा, से। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब देखो कहीं कहीं पे है मैंने 2 घंटे काम किए हैं, होता है कि नहीं होता, मैंने 2 घंटे काम किया भाई। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। फिर भी होता ना, मान चलो आप बैठ गए 1 घंटा, तो दूसरे को क्या कहोगे, 1 घंटा जैसे आपने रेस्ट किया है, और तीसरा घंटा में कोई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा आपने काम किया, 1 घंटा आप में बैठा था, 3 घंटा तो कंप्लीट हो गया। और उसी दौरान फिर आ गया 1 घंटे के बाद, फिर भी आप बैठे हो, तो क्या कहोगे आप, मैंने 2 घंटे काम किए हैं। इसका मतलब अभी भी कंटिन्यूस है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, मैंने एक्शन को थोड़ा पॉज करके, रोक करके मैंने थोड़ा बीच में रेस्ट लिया है, लेकिन फिर भी उस काम पे मैं हावी हूँ, काम को कर रहा हूँ, थोड़ा देर बाद करूँगा। इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करोगे, और वहाँ पे भी दिखाने के लिए क्या लगाओगे, फॉर। इसका मतलब देखो, जब आपको टाइम, ये मतलब एक्शन को दिखाना हो, एक्शन को दिखाना, एक्शन मतलब समझ में आता है, यानी काम को दिखाना है कि काम एकदम फोकस किस पे हो, काम पे हो, फोकस ऑन एक्शन, फोकस ऑन एक्शन। जब एक्शन पे ज़्यादा फोकस हो, तब फॉर और सिंस का यूज़ किस पे करना है, फॉर का यूज़ और सिंस का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होगा। लेकिन दोनों अंतर देखना, अगर आपका फोकस किस पे है, एक्शन के ऊपर दिखाना है, समझ पा रहे कि नहीं, कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, काम पे फोकस है,
समझ पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन में फोकस ऑन एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करोगे। अगर आपका सिर्फ टाइम पे फोकस है कि मैंने 2 घंटे काम किए हैं, बातें समझ पा रहे? अगर टाइम पे फोकस है, फोकस ऑन टाइम, फोकस ऑन टाइम, फोकस ऑन टाइम, जब फोकस ऑन टाइम हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस या फॉर दोनों का यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होगा। लेकिन इसमें किस पे यूज़ होगा? टाइम को लेकर, और इसमें किस पे यूज़ होगा? एक्शन को होगा। लेकिन दोनों का लगभग मीनिंग सेम होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें भी ऑटोमेटिक वो कंटिन्यूस वर्क में है लेकिन दिख नहीं रहा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और इसमें ऑलरेडी वो दिख रहा है कंटिन्यूस वर्क में है लेकिन टाइम में फोकस ना करके किस पे फोकस कर रहा? सीधे सीधा एक्शन पे। बातें समझ पा रहे? अब देखो ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सेंटेंस सही है। देखो यहाँ पे लिखा फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए, क्या आप अपना पर्पज़ सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में डाल सकते हो? पर्पज़ जब भी दिखाते हो तो हमेशा हैबिट दिखाता हो। उद्देश्य क्या दिखाता है? हैबिट दिखाता है। और हैबिट जब भी दिखाएगा इसका मतलब परमानेंट है, तब तक आप जिंदा है तब तक उस काम को करोगे। उद्देश्य लेकर आप जीवन में चलते कि नहीं चलते? क्या कंटिन्यूस सेंस में कभी ये जाएगा आपका उद्देश्य? कभी नहीं जाएगा। जाएगा? क्या टेम्परेरी एक्शन उद्देश्य हो सकता है कभी आपका? नहीं ना होगा। इसीलिए कंटिन्यूस टेंस में फॉर का यूज़ आप नहीं करोगे कि मैं 2 घंटे के लिए काम करूँ। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आई एम लिखना पड़ेगा। आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, यहाँ पे ये बातें सही होगा। आई वर्क फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए काम करता हूँ। ये मेरा क्या है? पर्पज़ है, उद्देश्य है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मतलब बेचारा 2 घंटे के लिए काम करता है, फिर दूसरा काम करता है। हो सकता है 2 घंटे में उसका काम निकल जाता होगा, कुछ कमा उमा लेता होगा, फिर छोड़ देता होगा, दूसरे पढ़ाई वढ़ाई में काम करता होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? जैसे मैं 2 घंटे किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़ता हूँ। समझ पा रहे हैं? यानी उद्देश्य को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर का यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा, पक्का है ना? अब यहाँ पे जल्दी से इसको रिकॉर्ड कर लेना। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, ये जल्दी से इसको कॉपी करो। ठीक है? अब देखो, आप किसी कंपनी में अगर काम करते हो, कहीं भी जाना है, जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वहाँ पे देखना, वहाँ पे क्या लिखता है वो? ही हैज़ वर्कड फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 1 ईयर। इस तरह से क्यों लिखते हो? इसका ना उन्होंने काम किया है। समझ पा रहे? अभी हो सकता है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, पॉज कर दिया, काम को क्या किया? पॉज मतलब रोक दिया अपने आप को, फिर से हो सकता है कंटिन्यू करेंगे। ऐसे सेंस को देखने के यानी टाइम पे फोकस करना है तो क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर सेंस का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ऐसा कोई गलत बात नहीं है, अभी चल के दिखाएंगे भी। और ये हो जाएगा फॉर का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा लेकिन एक्शन को दिखाने के लिए। मालूम चला वहाँ कोई ऑलरेडी काम कर रहा है 2 साल से, तो क्या लिखेगा वो? ही हैज़ वर्कड फॉर 2 ईयर्स लिखेगा, ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स लिखेगा। ही हैज़ बिन वर्किंग क्योंकि कंटिन्यूस अभी है, इसका मतलब उसके ऊपर किसका फोकस है? काम का फोकस है। और मालूम चला उसने काम कर लिया है, 2 घंटे रिजाइन करके किसी और कंपनी में जा रहा है वही काम को करने के लिए, इसका उसने पॉज लिया है। टाइम पे एक्शन देगा ना, फोकस किस पे देगा? टाइम पे, कि भाई उसने काम किया 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और स्टिल कंटिन्यूस है वो, उसके पास नॉलेज है उस चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? अब आओ, यानी आपको समझ में आएगा कि यूज़ ऑफ फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसी चीज़ को इसको हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है? अब देखिए, अब आओ, एक है देखो, ये सभी एक्शन वर्ब है कि नहीं? वर्किंग एक्शन वर्ब है, बोलो है ना? एक्शन वर्ब, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चलो, KNOW नो, बताइए नो जो है जानना, ये कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब? नॉन एक्शन वर्ब है, पक्का? अब देखो, कोई बच्चा अगर रट ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर का यूज़ होता है पर्पस को दिखाने के लिए, है ना? फॉर का यूज़ यहाँ पे देखो सही था, अब यही फॉर का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे और सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे? सुनो, जैसे मैं लिखूँ आई, उसके बाद मैं लिखूँ नो यू, आई नो यू फॉर, आई नो यू, देखो आई नो यू फॉर, उसके बाद मैं लिखूँ 2 ईयर्स,
फॉर 2 ईयर्स लिख देता हूँ, आई नो यू फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। सुनिए, आई नो यू फॉर 2 ईयर्स, क्या ये सेंटेंस सही हो गया? मैं आपको 2 साल के लिए जानता हूँ, ये तो गलत बात है। क्या नॉन एक्शन के साथ पर्पस दिखा सकते हो? देखो वहाँ पे तो हो सकता है मैं 2 घंटे के लिए काम करता हूँ, मकसद है कुछ कर रहे हो भाई 2 घंटे के लिए काम, बाकी आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, कुछ और काम है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस काम को छोड़कर दूसरा काम करते हो। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, सही है। लेकिन खुद बताइए, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, क्या ये सेंटेंस सही है? अब जो बच्चा रट लेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर का यूज़ होगा, उसको तो लगेगा सेंटेंस सही है, जबकि ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, बिल्कुल सेंटेंस गलत है। बात समझ पा रहे? अगर ये यहाँ से ना लिखा होता तो ये सेंटेंस है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छा एक सेंटेंस बताओ, इसी में आपको बताया ये तो गलत हो गया, क्या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं आपको जानता हूँ 2 सालों से, तो आप क्या ऐसा लगा सकते हो आई, ये तो सेंटेंस हो गया गलत, फॉर का यूज़ करोगे आप? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर का मतलब क्या होगा? के लिए होगा, यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा? के लिए, तो ये सेंटेंस तो मीनिंग और दिखा रहा है, मैं 2 साल के लिए आपको जानता हूँ, ये तो गलत बात है ना। कोई कैसे 2 साल के लिए किसी को जानेगा, भूल जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आप देखो, क्या आप ऐसा कंटिन्यूस में लिख सकते हो, आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू, उसके बाद मैं लिख दूँ फॉर, आई एम नोइंग यू फॉर 2 ईयर्स, क्या ये बातें सही है? बोलो, क्या ये बातें सही है? आप खुद बताओ, 2 सालों से, यहाँ पे फॉर का मतलब से या के लिए लगाओगे, तो कोई 2 सालों के लिए जान रहा है, क्या ऐसा कहोगे? नहीं ना होगा। आप खुद बताइए, आपको बताए थे नॉन एक्शन, जितना भी नॉन एक्शन वर्ब है, देखो नॉन एक्शन वर्ब है, उसके साथ कंटिन्यूस टेंस का यूज़ तो नहीं करोगे, नहीं ना कर सकते। यहाँ पे ये गलती है कि नोइंग नहीं होगा, दूसरा फॉर का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी 2 एरर है, जिसकी वजह से मैं आपको 2 सालों से जानता हूँ, यही ना लिखेंगे, या 2 सालों के लिए जानता हूँ, ये तो हो नहीं सकता। मैं आपको 2 सालों से जानता हूँ, ये हिंदी अगर लिखूँगा, मैं आपको 2 सालों से जानता हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन अगर कोई बच्चा कर रहा है, जानता हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देगा तब तो बाबा गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको करूँ किस में, कौन सा टेंस इसके लिए आएगा? हाँ, अब ऐसे केस में देखो दोनों टेंस तो फेल हो गया, यहाँ पे हुआ कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट फेल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी फेल है। अब आओ 2 ही टेंस बचा है, प्रेजेंट में 2 ही टेंस बचा हुआ, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब देखिए तीसरा, ये तो पहला है, दूसरा हो गया, मैं तीसरा टेंस ले लूँ और चौथा ले लेता हूँ। चौथे पे आओ वापस, देखो चौथा पे आप क्या लिखोगे? मैं का क्या मतलब, आई है का तो हाई बीन लगाओगे, आई हैव बीन। नो का क्या बनेगा? नोइंग। अब फिर जैसे कहोगे सर नॉन एक्शन वर्ब आईएनजी कैसे लगा दिए? समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आई हैव बीन नोइंग, उसके बाद क्या लगाओगे? यू, उसके बाद क्या लगाओगे? फॉर 2 ईयर्स। क्या ये सेंटेंस सही है? अभी भी गलत है। क्यों? नॉन एक्शन वर्ब पे आईएनजी नहीं आता, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, एक्शन है ही नहीं वो तो ना एक्शन, फीलिंग वाली बात है। तो ऐसे केस में बताओ, चौथा टेंस भी गलत हो गया, तो आप एक ही टेंस बचता है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें आप जाके इसका ट्रांसलेशन करोगे, आई हैव लगाओगे, और नो का थर्ड फॉर्म नोन बनाओगे, यू का यू रखोगे, फॉर लगाओगे, फिर 2 ईयर्स लिखोगे, और ये सेंटेंस फिर क्या होगा? सही। तब बताओ, जो बच्चा रट लेता है तीहा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं, ऐसे टेंस में वो फंस जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तब ये सेंटेंस अब बताओ, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको 2 सालों से जानता हूँ, क्यों हुआ यही सही, बाकी 3 क्यों ख़त्म हो गए? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। क्या फॉर का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा? बोलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, मीनिंग कैसा है। इसीलिए भाषा को कहते हैं रटा हुआ या रूल से नहीं चलता कि फॉर का यूज़ ये करे वो ख़त्म। जब तक मीनिंग नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा, वरना कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। और जब बड़े बड़े आप पढ़ोगे बुक्स को, किताबों को, या हो सकता है बड़े बड़े आप एप्लीकेशन को पढ़ो, या हो सकता है आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, तो आपको मीनिंग क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आपकी गहरी अंडरस्टैंडिंग आपके टीचर ने दिया ही नहीं। सीधे सीधे यही बात, जितना देना चाहिए था उसको दिया नहीं, रूल लिखा हुआ है उसको समझा दिया, ये कर दिया हो गया, तो गलत हो गया। पहले की किताबें जितनी छपती सब रूल बेस पे छपता था, रूल नंबर 1 2 3 4, बाद ये है तो ये लगाएं, ये है तो ये लगाएं। लेकिन आज के ज़माना में बिल्कुल वैसा चेंज हो चुका, बदलाव हो चुका है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यही चीज़ मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम से देखो, आप कई ऐसे सेंटेंस इस पर करवाएंगे, इस पर ध्यान दे के बनाना, जल्दी इसको करो। अब जाना
और एक ट्रांसलेशन इससे पूछना ज़रूर कि बाबू मैं तुमको बचपन से जानता हूँ, मैं तुम्हें 10 दिनों से जानता हूँ, इसका टेंस ट्रांसलेशन बताओ। जल्दी कॉपी करो, डू नॉट टॉक टू ईच अदर नाउ। चलो एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ये बनाओ तो। मैं 4 साल से उस लड़की से मैं 4 साल से उस लड़की से प्यार कर रहा हूँ। ये ट्रांसलेशन बनाइए। देखो प्योर ग्रामर की बात करें तो नॉन एक्शन वर्ब जितने भी हैं उसमें आईएनजी नहीं लगता, हमेशा आईएनजी उसमें लगाए जाते हैं जिसमें एक्शन होता हो। नॉन एक्शन वर्ब में कभी भी आईएनजी यूज़ नहीं करोगे आप। बनाइए। आगे हम लोग यूज़ ऑफ 4 पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तक, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक। कहाँ पे क्या गलत है वो देखते चलेंगे, ठीक है। एकदम ईजी है, कुछ है ही नहीं है। बोलो बन जाएगा ना। क्या बनाए होंगे बताओ। आई हैव लव्ड दैट गर्ल, दैट उस लड़की से है ना, होगा ना। दैट गर्ल मतलब उस लड़की, दैट बॉय मतलब वह लड़का। बोलिए क्या कहोगे। आई हैव लव्ड दैट गर्ल, होगा ना। कब से हैं, हर गर्ल नहीं लिखेंगे तो हर गर्ल मतलब होता है उसकी लड़की हो जाएगी फिर। हाँ हाँ वो दैट गर्ल ही लिखना, समझ पा रहे ना। हाँ तो आई हैव लव्ड दैट गर्ल फिर कब होगा। 4 कब से है, फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों से। क्या आई हैव बीन लविंग लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। बोलिए कोई डॉट है इसमें अब नहीं। चलिए हेडिंग डालिए यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज ऑफ सिंस कैसे लगा। देखो यूज ऑफ जो 4 था इससे पहले हम यूज ऑफ 4 पढ़ाए थे, याद करो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ाए थे, हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ाए थे यूज ऑफ 4। क्या पढ़ाए थे, यूज ऑफ 4 का यूज़ कहाँ पे करोगे, मतलब जहाँ पे निश्चित टाइम ना हो, पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, उसके साथ लगाओगे। समझ पा रहे। एक पीरियड ऑफ टाइम जिसको अंतराल वाला समय या इंडेफिनिट टाइम जहाँ पे मिलता हो जिसको अनिश्चित समय कहते हैं उसके साथ 4 लगाते हैं। इसी में एक ड्राइंग भी बनाए होंगे शायद, आप ध्यान दिए होंगे। जैसे एक तरफ मैं मंडे लिखूं और दूसरी तरफ संडे, और यहाँ से मंडे चले ट्यूसडे, वेंसडे, उसके बाद क्या चलेगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, हो गया ना 7। क्लियर है। अब इसमें हम कहें कि वह मंडे से सोमवार से काम कर रहा है तो देखो पॉइंट बन रहा कि नहीं बन रहा। मैं कहूँ मंगलवार से काम कर रहा है ट्यूसडे से तो पॉइंट है, वेंसडे से है तो पॉइंट है, थर्सडे से है तो पॉइंट है। लेकिन कहूँ 4 दिनों से है तो बताओ आप खुद कहीं पे पॉइंट लेके बता सकते हो कौन सा 4 दिन, नहीं ना। जब भी आप 4 दिन लोगे, मालूम चला मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे ले लिया तो बताइए ये एक अंतराल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये अंतराल बना ना बीच में, तो उसको कहेगा अंतराल वाला समय। और ऐसा जब भी पॉइंट ना बने तो हमेशा 4 का यूज़ करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब यही कहते हैं कि 6 हम मान लेते हैं 2 दिनों से काम कर रहा तो एक पॉइंट तो बन नहीं रहा। 2 दिन जब भी लोगे तो एक अंतराल मिलेगा, पीरियड मिलेगा। पीरियड समझते ही हो। या फिर क्या कहोगे, इंडेफिनिट टाइम कहोगे कि निश्चित समय नहीं, अनिश्चित है। कहाँ पे से क्या, कौन सा डेट, कौन सा टाइम, किसी की बात नहीं कर, बस 2 दिन है, कौन सा दिन है ये नहीं बता रहा तो अनिश्चित हो गया, इंडेफिनिट हो गया। तो वहाँ पे क्या लगाए थे 4। याद है आपको। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बेसिक में ही यूज ऑफ 4, यूज ऑफ सिंस
क्लियर करवा दिए थे, क्लियर है। अब उसी में हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, देखो यूज़ ऑफ सिंस प्रेजेंट परफेक्ट के पर्पज़ से, क्लियर है कि इसमें यूज़ कब कब होगा, कैसे होगा। देखो यूज़ ऑफ सिंस की बात करें तो यूज़ ऑफ सिंस के यूज़ कहाँ पे होगा, तो निश्चित समय के साथ। जैसे यहाँ पे खुद बताइए सोमवार से हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाओगे, सिंस लगाना, क्लियर है। अब कहाँ दें कि ट्यूसडे से तो क्या लगाओगे, सिंस लगाना पड़ेगा। फ्राइडे से तो सिंस फ्राइडे लिखना पड़ेगा। लेकिन कहें 2 दिनों से तो 4 लिखना पड़ेगा। उसी तरह मैं कहूँ जो क्लॉक टाइम ले लो आप, क्लॉक टाइम अगर ले लोगे यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे मालूम चला 3 इधर 9 है, ऐसे इमेजिन करो, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और मैं कहूँ 12 बजे से तो पॉइंट ऑफ टाइम है, 1 बजे से 1 तो क्या कहोगे, सिंस लगाओगे। लेकिन अगर कहते हैं 4 घंटों से तो क्या आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि क्लॉक का कौन सा 4 घंटा है, नहीं ना। जब भी आप 4 घंटे लोगे तो एक अंतराल मिलेगा और अंतराल पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप क्या लगाओगे, 4 लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, याद है आपको, उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यानी आप कहें 4 घंटों से तो 4 आवर्स लिखना पड़ेगा, सिंस नहीं लगाएंगे। हाँ 4 बजे से लिख दे तब आप सिंस लगाना पड़ेगा, क्यों, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्लियर है। तो नहीं क्लॉक टाइम कैसे लगता, 4 कैसे लगता, सिंस क्लियर था। अब यूज़ ऑफ नेम ऑफ डेज के साथ कैसे था, याद है, कोई दिक्कत नहीं। नेम ऑफ मंथ्स के साथ याद है आपको, जैसे मान लो जनवरी से आप दिसंबर का एक डेटा बनाओ, मैं कहूँ जनवरी से तो सिंस लगाओगे, है ना। फरवरी से तो क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। लेकिन कहूँ 3 महीने से तो आप सिंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निश्चित समय आपने दिया नहीं, डेफिनेट टाइम दिया नहीं, इनडेफिनेट दे दिया। कभी भी 3 महीने 4 महीना होगा तो एक अंतराल बनाएगा, कोई एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं रहा तो 4 लगाएंगे, याद है। अगर वही नेम ऑफ ईयर होता, जैसे मालूम चला नेम ऑफ ईयर में मालूम चला 2001 है, 2002, 2003 है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके साथ क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। इसी कह दो कि 4 सालों से तो कौन सा 4 साल कोई पता नहीं, इनडिफिनिट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाएंगे, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स। मुझे उम्मीद है ये भी क्लियर था। और भी पार्ट ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड है, तो आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जाएंगे। अब इसी में कह दे कि पार्ट ऑफ लाइफ के साथ साथ हो सकता है पार्ट ऑफ डे आ जाए, मॉर्निंग से हो सकता है इवनिंग से, तो सिंस के साथ जाएंगे, क्लियर है। कोई पीरियड ऑफ टाइम तो इसमें बता नहीं, एग्जैक्ट आप बताते हो यहाँ से यहाँ क्या होता है भाई, मॉर्निंग पूरा है, शिफ्ट का टाइम बताते हैं, क्लियर है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जाएंगे, क्लियर है। अब ये बातें अगर हो गई थी तो सिंस पढ़ना बहुत ईजी है। देखिए जैसे ये सब हटा देता हूँ, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे सिंस किसके साथ लगाओगे। पहला लिखता हूँ आई लव हिम, आई लव हिम सिंस चाइल्डहुड। सेंटेंस बताते जाओगे, सही है कि गलत, यही पकड़ना है बाबू। आई एम लविंग हिम, आई एम लविंग हिम सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। सेंटेंस सही है कि गलत पकड़ते जाना, ठीक है ना। 3rd नंबर में आई हैव लव्ड हिम, आई हैव लव्ड हिम सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। सेंटेंस देखते जाओ, सही है कि गलत। फिर लिखता हूँ आई हैव बीन लविंग हिम, आई हैव बीन लविंग हिम सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है बाबू, आप कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। तो आप बताइए, जो बच्चा समझ गया एकदम तो उसको लगेगा देखिए एक्शन वर्ब है नहीं, जो मतलब लव है वो लव क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। जैसे नो है बताए थे भाई, आपको याद है ना, आपको पूरा वर्ब पढ़ा के आए थे, कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने से पहले बताए थे ना, एक्शन नॉन एक्शन हो। आप आई लव हिम यहाँ तक अगर होता, मैं उससे प्यार करता हूँ, तब सही होता, कोई दिक्कत की बात नहीं था। लेकिन जैसे इसने लिखा सिंस, सिंस मतलब होगा से, और जैसे बचपन से लिख दिया इसने, बचपन से, है ना। अब देखो कोई अंतराल, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा बचपन से, तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बचपन से। अब प्लस कंटिन्यूअस भी इसमें है कि नहीं है ना। तो खुद बताइए, जो टेंस होता है टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन। इसमें टाइम क्या बता रहा है कि सिंस चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से, तो इसमें टाइम क्या दिखा रहा है, परफेक्ट सेंस है ना। बचपन से मतलब अब तक पूरा कंप्लीटेड बात हुआ तो परफेक्ट है, प्लस कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है। तो खुद बताइए, क्या सिर्फ इंडेफिनिट टाइम देने से क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं होगा, इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो गलत क्यों हुआ, ये तो अब सीधे सीधा है कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये देखो 4 का यूज़ कर रहे थे, याद है आपको, 4 के यूज़ में भी गलत हो रहा था, कब, नॉन एक्शन वर्ब था तब, एक्शन वर्ब आ रहा था तो सही हो रहा था, पर्पस दिखा रहा था 4, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे सिंस क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया तो इसमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस का सेंस चला गया,
है ना, इसका मतलब होगा बचपन से, बचपन के लिए नहीं आएगा। क्या ये सेंटेंस आएगा बचपन के लिए प्यार करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सिंस चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन से, तो इसका मतलब होगा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस की बात कर रहा है, यानी इसमें सेंटेंस सेंस क्या बता रहे हैं, परफेक्ट भी है प्लस कंटिन्यूस भी है। जबकि आप टाइम को क्या दिखा रहे हो, इंडिफरेंट दिखा रहे हो, तो क्या एक्शन आपका इसके अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत सेंटेंस है। अब आइए दूसरा पे, देखो जैसे आप देखते हो लविंग, तो आप देखते हो भाई एक्शन वर्ब नहीं हो, नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब में कभी भी देखो, ये बताओ सिंस चाइल्डहुड का मतलब क्या समझोगे, बचपन से, तो इसमें कंटिन्यूस टेंस तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन परफेक्ट सेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। और ऐसा दूसरा केस भी आप बना सकते हो कि नॉन एक्शन वर्ब के साथ ING का यूज़ नहीं करेंगे, यानी 2 सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत। तीसरा सेंटेंस आओ, तीसरा सेंटेंस से बेहतर होगा चौथा सेंटेंस देख लो, सिंस चाइल्डहुड बचपन से। देखो बचपन से मतलब परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस की बात कर रहा है, कंटिन्यूस मिल गया, इसको परफेक्ट भी मिल गया, लेकिन फ़र्क क्या है, एक गलती है कि एक्शन वर्ब नहीं नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब में ING कंटिन्यूस नहीं जा सकता, क्या लगाएंगे, ये भी गलत। और एक ही बात है, देखो सिंस चाइल्डहुड बचपन से, इसमें बताओ परफेक्ट तो आपको मिल गया, और स्टिल कंटिन्यूस भी इसी में छुपा हुआ हिडन सेंस है, इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा, आई हैव लव्ड हिम, मैं उसे प्यार किया हूँ, कब से, बचपन से प्यार करता हूँ, ये मीनिंग आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और जो बच्चा ता है ती लिख के सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट यहाँ पे लगा देगा तो गलत हो जाएगा। बातें समझ पा रहे, कोई दिक्कत की बातें तो है नहीं, पक्का। चलिए सेंटेंस जल्दी से कंप्लीट करो। एक आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, ये वाला सेंटेंस था भी, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, ये आपके लिए है, ये वाला आप बनाओगे बाबू, ये वाला आप बनाओ। देखो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे तो उसमें और मज़ा आएगा, नॉन से लेकर कंजंक्शन तक, कुछ बात भी छूटेगा नहीं। वक्त देना खुद को, कामयाब एक दिन ज़रूर बनोगे। अप डाउन होगा लाइफ में, मुसीबतें आएंगी, लेकिन फील्ड छोड़ के भागना मत। वरना 4 दिन के मेहनत से सब भाग जाते हैं, फिर मजदूरी पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, तो समझ में आता है कि लाइफ में सच में पढ़ाई से इजी कोई काम ही नहीं दुनिया में। इसमें मज़ा भी है, कुछ बनने के बाद रिस्पेक्ट भी अलग मिलती, इस बात को ध्यान रखो। खुद को वक्त दो, कामयाब एक दिन होगे, कंटिन्यूस अपने आप को रखो इस फील्ड में। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, बनाइए इसको। क्या बना होगा बताओ, होगा ना। अब तो समझ में आ गया ना बाबू कैसे बन रहा है। आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में आए और ये मैं बता दूं तो पक्का उसको बाउंस करेगा, क्लास छोड़ के भाग जाएगा। फर्स्ट क्लास बच्चे के लिए नहीं है, बस मैंने बेसिक में बताया था ना, ता है तो रट लो, प्रेजेंट इंडिफरेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ता है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट होगा। याद करो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, चलो हटाओ, ता है भी नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ, वह बचपन से बीमार है। वह बचपन से बीमार है, बताओ, वह बचपन से बीमार है। बताइए, बचपन से क्या परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है ना। मैं कहूँ सीधा सीधा, अब इसको ट्रांसलेशन से पहले मैं बेसिक पे चला जाता हूँ। बेसिक में याद करो, मैं कहूँ वह बीमार है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वह बीमार है, वह बीमार है, ऐसा लिख लो, वह बीमार है। आप खुद बताइए इसका ट्रांसलेशन सीधा सीधा क्या हो। वह खुश है तो ही इज़ हैप्पी, वह बीमार है तो आप सीधे सीधा ही इज़ इल लिखेंगे, ही इज़ इल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो वर्ब है बताओ, एक्शन है कि नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन वर्ब है, जितने स्टेट दिखाता, अवस्थाओं को दिखाता भाई, तो उसको क्या कहूँगे, नॉन एक्शन वर्ब। तो क्या इस एक्शन का मतलब होता है, एक्शन वर्ब बताए थे ना, जो मतलब जो भी वर्ब है अगर लिख रहे हो तो उसको करता हुआ कोई दिखाई देगा। लिखना एक्शन वर्ब है, पढ़ना एक्शन वर्ब क्योंकि दिखाई देगा। प्यार करना बताओ, क्या एक्शन चलेगा, दिखाई देगा आपको, नहीं ना। तो ये बताओ एक्शन वर्ब है कि नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है।
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका बताइए बेस फॉर्म क्या बनता है? बी बनता है कि नहीं बनता है ना? वह बीमार हो रहा है, ही इज़ बीइंग इल लिखेंगे, गलत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक्शन नहीं लगा सकते। यहाँ पे आओ वापस, वह बचपन से बीमार है। बताओ यहाँ पे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस सेंस का बात है, बचपन से अब तक की बात है, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात है, यानी परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस अभी भी बीमार है कि नहीं है? इसको कैसे बनाओगे? क्या बनाओगे? वाह के लिए ही लगाओगे। और जो बच्चा सीधा सीधा ही इज़, उसके बाद इल लिख दे, ही इज़ इल, उसके बाद क्या लिखे? बचपन से, उसके बाद क्या लगा दे? सिंस, उसके बाद लिख दे चाइल्डहुड। तो ये गलत किया कि नहीं किया? वो सेंटेंस को क्या कर दिया? गलत। अब ऐसे देखो, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस ये जब सेंस दे रहा है तो ये जो वर्ब है आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है क्या? नहीं ना। अब इसको आपको बनाना है तो ये वर्ब को चेंजेस करना पड़ेगा, बाकी तो अपने अपने जगह पर ठीक है। और बताइए टेंस में क्या होता है? हमेशा टाइम को चेंज नहीं करते, एक्शन को चेंज करते। अपनी ज़िंदगी में देखो, टाइम बुरा आए अच्छा है, क्या टाइम हट सकता है? नहीं आ सकता। एक्शन को बदलते हो ना। खुशी आया तो खुशी की तरह ड्रेस पर जाओ, अच्छा स्माइल होगा। अगर मान लो चलो गम आया तो वैसे ही एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पे बताओ इसको तो हटाओ, क्योंकि ये सिर्फ क्या दिखा रहा है? इंडिफरेंट टाइम दिखा रहा है। बात सच है, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर है, इंडिफरेंट टाइम दिखा रहा है। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट हो गया, जबकि ये क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाना चाहिए। समझ पा रहे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ऐसे दिखाना चाहिए। तो खुद बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो इस पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। तो इसको बनाओगे कैसे? तो खुद बताओ। ही तो लिखोगे और इसको परफेक्ट सेंस में हैज़ लिखना पड़ेगा। और इसी का देखो बेस फॉर्म क्या होता है? बी होता है। बी का थर्ड फॉर्म क्या बनाओगे? बीन, ही हैज़ बीन लिखना पड़ेगा, उसके बाद इल लिखना पड़ेगा, तब लिखोगे सिंस चाइल्डहुड लिखना पड़ेगा, सिंस चाइल्डहुड, तब ये बातें सही होगा। हाँ, ऐसा भी नहीं लिख सकते ही हैज़ बीइंग, ऐसा नहीं लिख सकते ही हैज़ बीइंग इल सिंस, उसके बाद लिखेंगे चाइल्डहुड, ये भी गलत हो जाएगा। इसका एक ही सेंटेंस सही होगा और ट्रांसलेशन में ही हैज़ बीन इल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। वह देखो एक सेंटेंस ट्रांसलेशन भी आया था बोर्ड में आपके कि वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है, क्या बनाओगे? वह सोमवार से बीमार है, क्या बनाओगे बताओ? ही हैज़ बीन, उसके बाद क्या लगाओगे? इल, उसके बाद क्या लगाओगे? सिंस की 4, सिंस, उसके बाद क्या लगाओगे? मंडे। हाँ, 2 घंटों से बीमार है तो क्या आएगा? वह 2 घंटों से बीमार है तो ही हैज़ बीन इल लिखना ही पड़ेगा फॉर 2 आवर्स। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत? ही इज़ इल फॉर 2 आवर्स लिख सकते हैं कभी? नहीं लिख सकते बाबू। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और यूज़ ऑफ सिंस में यह भी ख़त्म नहीं हुआ, टाइम लगेगा। तो आप हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे? लिखो, जब से आप यहाँ आए हैं, लिख लो, जब से आप यहाँ आए हैं, 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 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ये लिख के छोड़ दीजिए। इस बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो क्या पूरा याद करके आना है नेक्स्ट टाइम में, छोड़ना एकदम कुछ भी नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, नहीं ना? आज तो सोचे कि पास्ट एंड डिफरेंट में एंट्री करें, यूज़ ऑफ 4, यूज़ ऑफ सिंस उसमें पढ़ा के फिर आगे बढ़ाएं। पूरा यूज़ उसका सबसे बड़ा अगर टाइम लगता है पूरा टेंस में तो प्रेजेंट पास्ट एंड डिफरेंट है, उसमें और जितना भी पढ़े हैं उतना ही टाइम उसमें खड़ी अकेले लगेगा एडवांस में, तब ये गहराई से पूरा ख़त्म होती है। हाँ, एक बार अगर पढ़ भी लोगे तो दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है, अगर सच में आप ईमानदारी से पढ़ लोगे तो। क्लियर है? हाँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसमें नए नए क्वेश्चन करवाना ज़रूरी है ताकि हो सकता है कुछ अपडेशन मिले उसमें। समझ पा रहे कि नहीं? अपडेट करना अपने आप को ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती। हाँ, प्राउड में एकदम प्राइड आपके अंदर नहीं आना चाहिए, घमंड भी नहीं आना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर? तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और कोई डाउट हो या फिर है तो आप मुझसे पूछ लेना। यही पढ़ाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। मैं उस बेस से भी चल रहा हूँ कि ताकि आपका ये कंप्लीट हो, इंग्लिश बोलना हो कभी या लिखा हो तो अंडरस्टैंडिंग में आपकी आ जानी चाहिए। क्लियर है? और क्यों गलत है क्यों सही है ये भी बता के चल रहा हूँ। क्लियर? पक्का ना? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।